हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है शॉर्ट स्टोरीज विद रोशनी के मंच पर। दोस्तों, मैं आज आपके लिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी हुई कहानी द बॉस्कॉम वैली मिस्ट्री, जो कि इन्होंने शेरलॉक होम्स चरित्र के साथ लिखी थी, लेकर आई हूँ। ये कहानी उनके द्वारा लिखी गई 56 कहानियों में से एक है और इसे प्रकाशित किया गया था अक्टूबर 1891 में। तो चलिए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज की कहानी बॉस्कॉम वैली मिस्ट्री का हिंदी अनुवाद, बॉस्कॉम वैली का रहस्य। एक सुबह मैं और मेरी पत्नी नाश्ते की टेबल पर बैठे थे जब नौकरानी एक तार लेके आई। ये तार शेरलॉक होम्स की तरफ से था, जिसमें संदेश कुछ ऐसा था: क्या आप कुछ खाली दिन निकाल पाओगे? मुझे अभी अभी पश्चिमी इंग्लैंड से बॉस्कॉम वैली की दुर्घटना के संबंध में तार प्राप्त हुआ है। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चलें। मौसम और नज़ारे बेहद खूबसूरत हैं। आप सुबह पेंडिंगटन से चलिए। क्या कहते हो प्रिय? मेरी पत्नी ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम जाओगे? मैं सच में नहीं जानता क्या कहूँ। मेरी अधूरे कार्यों की सूची अच्छी खासी लंबी है। ओह, एंड्रस्थर आपका काम कर देगा। आप आजकल काफ़ी फीके लग रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा बदलाव आपके लिए सही रहेगा। और वैसे भी आपको हमेशा से शेरलॉक होम्स के केस में दिलचस्पी रही है। उनके केस से मैंने जो पाया है, उसके बाद अगर मुझे उनके केस में दिलचस्पी ना हो तो मैं अकृतज्ञ माना जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। पर अगर मैं जाने की सोचता हूँ तो मुझे तुरंत तैयारी करनी होगी, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ आधा घंटा है। अफगानिस्तान के मेरे सैन्य जीवन ने मुझे एक तत्पर यात्री बनाया था। मेरी ज़रूरतें सीधी सादी थीं, इसलिए मैं बताए गए समय में कम से कम अपनी बैग के साथ टैक्सी में बैठकर पेंडिंगटन स्टेशन की तरफ चल पड़ा था। शेरलॉक होम्स प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चक्कर काट रहे थे। उनका लंबा दुबला पतला शरीर लंबे चौगे और कपड़े की चुस्त टोपी पहनने की वजह से और भी लंबा और दुबला लग रहा था। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए हो वॉटसन, उन्होंने कहा। जिस पर मैं पूरी तरह से निर्भर हो पाऊं, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ होने से बहुत फर्क पड़ता है। स्थानिक मदद करने वाला या तो बेकार होता है या पक्षपात से भरा। अगर तुम हमारे लिए कोने की 2 सीटें बचा के रखते हो तो मैं टिकट लाता हूँ। पूरे डिब्बे में शेरलॉक होम्स के इधर उधर बिखरे हुए कागजात के अलावा सिर्फ हम ही थे। नोट लेने और चिंतन करने के अंतराल के बीच बीच में वे रीडिंग शहर के पीछे छूटने तक इन कागजों में कुछ ढूंढते और पढ़ते रहे। फिर अचानक उन्होंने इन कागजों का बड़ा सा गोला बनाया और सामान रखने के रैक के ऊपर उछाल फेंका। इस केस के बारे में तुमने कुछ सुना है? उन्होंने पूछा। कुछ भी नहीं। पिछले कई दिनों से मैंने अखबार भी नहीं देखा। लंदन प्रेस के पास भी पूरा ब्यौरा नहीं है। घटनाक्रम को अच्छे से समझने के लिए मैं आजकल के सारे अखबार पढ़ रहा था। जितना मुझे पता चला, उसे लगता है कि ये वैसा ही केस है जो दिखता सरल है पर होता है बहुत ही मुश्किल। ये बात थोड़ी विरोधाभासी लग रही है, पर ये पूर्णतः सच है। विलक्षणता निरपवाद रूप से एक सुराग होती है। गुनाह जितना ही साधारण और आम सा होता है, उतना ही मुश्किल होता है उसे सुलझाना। हालांकि इस केस में जिसकी हत्या हुई है, उसके बेटे के खिलाफ बहुत ही गंभीर केस दर्ज हुआ है। फिर ये हत्या का केस है? फिलहाल ऐसा माना जा रहा है। मैं कुछ भी ऐसे ही मान लेना नहीं चाहता जब तक मेरे पास व्यक्तिगत रूप से इसकी छानबीन करने का मौका ना हो। मैं तुम्हें कम शब्दों में, जितने मेरी समझ में आए हैं, हालात समझाऊंगा। बॉस्कॉम वैली हेयरफोर्डशायर में रॉस के करीब का एक देहाती प्रांत है। मिस्टर जॉन टर्नर इस तरफ के सबसे बड़े जमींदार हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में खूब पैसे बनाए और कुछ साल पहले अपने वतन लौट आए। उनकी जागीर का हेथरली वाला खेत उन्होंने मिस्टर चार्ल्स मैकार्थी को, जो खुद भी एक भूतपूर्व ऑस्ट्रेलियन थे, भाड़े पे दे रखा था। उपनिवेश में ये दोनों एक दूसरे को जानते थे, तो ये असहज नहीं था कि जब ये वतन लौटे तो इन्होंने जितना हो सके उतना आसपास ही बसना पसंद किया। प्रकट रूप से टर्नर ज्यादा धनिक थे, सो मैकार्थी उनके जोतदार बने, मगर फिर भी जैसा कि नजर आ रहा है, दोनों समान ही रहे, इसलिए कि दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। मैकार्थी का एक बेटा था, 18 साल का लड़का, और टर्नर की उसी उम्र की इकलौती बेटी थी।
मगर इन दोनों में से किसी की भी पत्नी जीवित नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे वे पड़ोस के अंग्रेज परिवारों से विलग रहते थे और निवृत्त जीवन जी रहे थे। हालांकि दोनों मैकार्थी खेल के शौकीन थे और पड़ोस की रेस मीटिंग्स में वे अक्सर देखे जाते थे। मैकार्थी ने 2 नौकर रखे थे, एक आदमी और एक लड़की। टर्नर के यहाँ काफी बड़ा कुनबा था, करीब आधा दर्जन कम से कम। ये उतनी जानकारी है जितनी मैं इन परिवारों के बारे में इकट्ठा कर पाया हूँ। अब कुछ तथ्य। जून की 3 तारीख को यानी पिछले सोमवार को दोपहर 3 बजे के करीब मिस्टर मैकार्थी अपनी हैथरली वाले घर से निकले और बॉस्कॉम पूल की तरफ चल दिए, जो कि बॉस्कॉम घाटी में बहते हुए झरने से बना हुआ एक छोटा सा तालाब है। सवेरे वो अपने नौकर के साथ रॉस में थे और तब उन्होंने उससे कहा था कि उसे जल्दी करनी चाहिए क्योंकि 3 बजे उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट थी। उस अपॉइंटमेंट से वे कभी जिंदा नहीं लौटे। हैथरली फार्म हाउस से बॉस्कॉम तालाब पौने मील की दूरी पे है। वहां पहुंचने के लिए मैदान से जाते हुए उन्हें 2 लोगों ने देखा था। एक बूढ़ी औरत थी जिसके नाम का जिक्र नहीं किया गया और दूसरा था विलियम क्राउडर, जो मिस्टर टर्नर के यहाँ शिकार की रक्षा का काम किया करता था। ये दोनों साक्षी बताते हैं कि मिस्टर मैकार्थी अकेले ही चल रहे थे। शिकार रक्षक ने और भी बताया कि श्रीमान मैकार्थी के गुजरने के कुछ ही मिनटों के बाद उनके बेटे मिस्टर जेम्स मैकार्थी को अपनी बगल में बंदूक दबाए उसी रास्ते से जाते देखा था। जहां तक उसका मानना था, पिता उस वक्त अब भी नजर आ रहे थे और बेटा उनका पीछा कर रहा था। उसने इस बात पे ज्यादा सोचा नहीं था जब तक कि उसने शाम को इस दुर्घटना के बारे में सुना। शिकार रक्षक विलियम क्राउडर की नजरों से ओझल होने के बाद भी ये दोनों मैकार्थी देखे गए थे। बॉस्कॉम तालाब घने पेड़ों से घिरा हुआ वृत्त है जिसके किनारों पे घास और बेंत की झालर नजर आती है। एक 14 साल की लड़की पेशेंस मॉरन, जो कि बॉस्कॉम वैली के जागीर लॉज के रखवाले की बेटी थी, एक जंगल में फूल चुन रही थी। वह बताती है कि जब वो वहां थी उस दौरान उसने जंगल की सीमा और तालाब के करीब मिस्टर मैकार्थी और उनके बेटे को देखा और ऐसा लग रहा था कि मानो उनके बीच उग्र झगड़ा चल रहा हो। उसने वरिष्ठ मैकार्थी को अपने बेटे के साथ तेज जबान का प्रयोग करते हुए सुना और उसने देखा कि इस बात पर अगले ने हाथ उठाया था मानो अपने पिता को मारना चाहता हो। उनकी हिंसा से डर के वे भाग खड़ी हुई और अपनी मां को जाकर बताया कि उसने बॉस्कॉम तालाब के पास दोनों मैकार्थी को झगड़ते हुए देखा है और उसे डर था कि वे अब लड़ने वाले थे। उसने मुश्किल से इतना ही बताया होगा कि युवा मैकार्थी ये बताने के लिए और लॉज के रखवाले की मदद मांगने के लिए लॉज तक दौड़ता आया कि उसने अपने पिता को जंगल में मरा हुआ पाया था। वह काफी उत्तेजित था। उसकी बंदूक और हैट नदारद थी और उसका दायां हाथ और आस्तीन ताजे खून से सने हुए थे। उसके पीछे पीछे जाकर उन्होंने मृतक का शरीर तालाब के पास पड़ा हुआ पाया। उसके सर पे किसी भारी और कुंठ हथियार से बार बार वार किया गया था। जख्म कुछ ऐसे थे मानो उनके बेटे की बंदूक के कुंदे से वार किया गया हो, जो कि लाश से कुछ ही कदम दूर पड़ी पाई गई थी। ऐसे हालात में इस युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और तहकीकात के बाद मंगलवार को इसे सोची समझी हत्या का फैसला सुना दिया गया। उसे बुधवार को रॉस में न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसने इस केस को अगले न्यायालय के सुपुर्द किया। ये इस केस के मुख्य तथ्य हैं और जो मृत्यु समीक्षक और पुलिस कोर्ट के सामने प्रकट हुए हैं। मैं मुश्किल से इससे ज्यादा अभिशप्त केस की कल्पना कर पाऊंगा, मैंने कहा। अगर कभी पारिस्थितिक सबूत गुनाहगार की ओर इंगित करते हों, ऐसा कोई केस हो सकता है तो ये वो केस है। पारिस्थितिक सबूत छलावा है, बड़े ही विचार मग्न तरीके से होम्स ने जवाब दिया। ऐसा लग सकता है कि यह सीधा किसी एक बात की ओर इंगित कर रहा है, परंतु अगर तुम अपने नजरिए को जरा सा बदलोगे तो पाओगे कि ये उतने ही अटल रूप से किसी दूसरी बात की ओर इंगित करता है। ये मानना ही पड़ेगा, यद्यपि कि केस इस युवक के खिलाफ निहायत ही गंभीर होता जा रहा है और ये काफी हद तक संभव है कि वो ही दोषी हो। हालांकि इलाके में कुछ लोग हैं जो उसे निर्दोष होने में यकीन करते हैं, जिसमें से एक है जमींदार की बेटी मिस टर्नर और लेस्ट्राड, जो तुम्हें शायद स्कॉटलैंड की जांच वाले केस के सिलसिले में याद होगा। इस केस पे उसके पक्ष में रोक रखा है।
लेस्ट्रॉड, जो कि खुद उलझा हुआ है, उसने केस मुझे सौंपा है और यही वजह है कि दो अधेड़ उम्र के लोग शांतिपूर्वक अपने घर में नाश्ता पचाने की बजाय 25 से 50 मील प्रति घंटा की रफ्तार से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। मेरी आशंका है, मैंने कहा, तथ्य इतने स्पष्ट हैं कि आपको इस केस को सुलझाने का बहुत कम श्रेय मिलेगा। जाहिर तथ्यों से ज्यादा भ्रांतिकर कुछ नहीं होता, उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया। इसके अलावा हमें कुछ और जाहिर तथ्य भी हाथ लग सकते हैं जो किसी भी तरह से लेस्ट्राड के लिए जाहिर नहीं थे। तो मुझे इतनी अच्छे से तो जानते ही हो कि ये सोच के चलो कि मैं घमंड कर रहा हूँ जब मैं कह रहा हूँ कि मैं ऐसे जरियों से या तो लेस्ट्राड के अनुमान की पुष्टि करूंगा या तो पूरी तरह से धज्जियां उड़ा दूंगा, जिन जरियों को इस्तेमाल करने के लिए वो बिल्कुल असमर्थ है। पहले ही मिसाल के लिए मैं अच्छे से बूझ सकता हूँ कि तुम्हारे शयन खंड में खिड़की दाहिनी है, और तब भी ये सवाल उठता है कि क्या मिस्टर लेस्ट्राड ने इतनी साफ बात को ध्यान में लिया होगा। आप ये कैसे? मेरे प्यारे साथी, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि सैनिक जीवन का वे सुथरापन जो तुम्हें चरितार्थ करता है। तुम हर सुबह दाढ़ी बनाते हो और इस मौसम में तुम सूर्य प्रकाश के सहारे दाढ़ी बनाते हो, पर क्योंकि जैसे जैसे बाईं तरफ और आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे तुम्हारी दाढ़ी कम से कमतर पूरी लगती है और ये सचमुच लापरवाह ढंग से की हुई नजर आती है। जैसे ही हम जबड़े के कोण तक आते हैं, ये पूरी तरह से स्पष्ट है कि उस तरफ का हिस्सा दूसरे हिस्से से कम प्रकाशित है। मैं ये नहीं सोच सकता कि तुम्हारी आदतों वाले आदमी समान प्रकाश में खुद को देखे और ऐसे परिणाम से संतुष्ट हो जाए। मैं ये बात निरीक्षण और निष्कर्ष के क्षुल्लक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ। इसी में है मेरी व्यावसायिक विशेषता और ये संभव है कि हमारे सामने के इस केस की जांच पड़ताल में ये हमारे काम आए। एक या दो मुद्दे हैं जो तहकीकात के दौरान उभर के आए हैं और जो गौर करने लायक हैं। वो क्या है? ऐसा दिखता है कि उसकी गिरफ्तारी तुरंत नहीं हुई थी, बल्कि हेथरली फार्म लौटने के बाद हुई थी। रक्षा दल के अफसर ने जब बताया कि वो अब कैदी हैं तो उसने कहा था कि ये सुनकर उसे आश्चर्य नहीं हो रहा और ये कि ये बात जिसके वो लायक है उससे ज़्यादा नहीं है। ये तो अपराध का स्वीकार है, मैं बोल पड़ा। नहीं, क्योंकि इसके पीछे पीछे आई थी निर्दोषता की आपत्ति। घटनाओं की ऐसी अभिशप्त श्रृंखला के बाद ये कम से कम एक संदेहजनक टिप्पणी तो है ही। उसके विपरीत, होम्स ने कहा, ये बादलों में एक चमकीली दरार है जो मुझे इस वक्त दिखाई दे रही है। वह चाहे जितना भी निर्दोष हो, वह उतना मंदबुद्धि भी नहीं है जो इतना भी न समझ सके कि उसके खिलाफ हालात काफी धुंधले हैं। अगर उसने अपनी गिरफ्तारी पर आश्चर्य जताया होता या अपमानित होने का दिखावा किया होता तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा संदेहजनक लगता, क्योंकि ऐसे हालात में आश्चर्य या गुस्सा सहज नहीं होता। और फिर भी षड्यंत्रकारी आदमी को ये सबसे सही तरीका नजर आता है। उसका परिस्थिति का निष्कपट स्वीकार हो उसे या तो निर्देश बताएगा और या एक अच्छा खासा निग्रह और दृढ़ता वाला व्यक्ति बताएगा। रही बात उसके इसी के लायक होने की, वो भी असहज नहीं है। अगर तुम इस बात की ओर गौर करो कि वो अपने पिता की लाश के बगल में खड़ा था और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उस दिन वो अपना संतानोचित फर्ज निभाना चूक गया था। यहाँ तक कि उस छोटी लड़की के मुताबिक, जिसकी गवाही काफी महत्वपूर्ण है, उसने उन पर हाथ भी उठाया था जैसे कि वो उन्हें मारना चाहता हो। उसकी बातों से नजर आता खेद और पश्चाताप मेरे लिए सूचक है कि वह एक दूरस्थ दिमाग है, ना कि एक दोषी चित्त। मैंने अपना सिर धुनाया। बहुत से लोग इससे भी हल्के सबूतों के बिना पर फांसी चढ़ा दिए गए हैं, मैंने कहा। जरूर चढ़ा दिए गए हैं, और बहुत से लोगों को अन्यायपूर्वक फांसी दी गई है। इस मामले में उस युवक की अपनी क्या कहानी है? मुझे आशंका है कि उसकी कहानी उसकी तरफदारी करने वालों के लिए ज्यादा उम्मीद दिलाने वाली नहीं है। हालांकि एक आध दो मुद्दे हैं उसमें जो सूचक हों, तुम्हें वो यहाँ मिलेंगे और तुम चाहो तो खुद ही पढ़ सकते हो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पुलिंदे से एक स्थानिक अखबार की नकल निकाली और उसे मोड़ते हुए एक पैराग्राफ की ओर इंगित किया जिसमें उस अभागे युवक ने जो कुछ भी हुआ था उसका अपना विवरण दिया था। मैंने डिब्बे के एक कोने में खुद को बिठाया और बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगा।
विवरण कुछ ऐसा था। मिस्टर जेम्स मैकार्थी, मृतक के इकलौते पुत्र, बाद में बुलाए गए और उन्होंने निम्नानुसार सबूत पेश किए। मैं 3 दिन घर से दूर ब्रिस्टल में था और सोमवार 3 तारीख की सुबह ही लौटा था। मेरे आने के समय मेरे पिताजी घर पर मौजूद नहीं थे और मुझे नौकरानी द्वारा बताया गया कि वे गाड़ी चलाकर दूल्हे जॉन कॉब के साथ रॉस गए हुए थे। मेरे लौटने की कुछ ही देर में मैंने आंगन में उनकी ट्रैप के पहियों की आवाज़ सुनी और खिड़की से बाहर झांकने पर मैंने देखा कि वो आंगन से बाहर की तरफ चल दिए थे। हालांकि मैं नहीं जानता था कि वो किस ओर जा रहे थे। फिर मैंने अपनी बंदूक उठाई और बॉस्कॉम तालाब की तरफ टहलने निकल गया। मेरा इरादा खरगोश की बाड़ की मुलाकात लेने का था, जो कि दूसरी तरफ थी। जाते हुए रास्ते में मैंने विलियम क्राउडर शिकार रक्षक को देखा, जैसा कि उसने अपने बयान में कहा है, मगर उसकी ये समझने की भूल है कि मैं अपने पिताजी का पीछा कर रहा था। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि वो मेरे आगे चल रहे हैं। तालाब से 100 गज की दूरी पर जब मैंने कूं की पुकार सुनी, जो मेरे और पिताजी के बीच का सामान्य संकेत था, तब मैं फिर उसी ओर आगे की ओर भागा और उनको तालाब के पास खड़ा पाया। वे मुझे वहां देखकर काफी अचंभित दिख रहे थे और मुझे बड़े रूखे तरीके से पूछा कि मैं वहां क्या कर रहा था। परिणाम स्वरूप हमारी बातें हुई, जो बहस में बदली और बाद में लगभग मारामारी तक पहुंची, क्योंकि मेरे पिता काफी उग्र स्वभाव के इंसान थे। ये देख के कि उनकी गर्मजोशी काबू से बाहर हो रही थी, मैं उन्हें वहीं छोड़ के हेथरली फार्म की तरफ लौट आया। मैं 150 गज भी दूर नहीं गया होऊंगा कि मैंने अपने पीछे खौफनाक आवाज सुनी, जिसने मुझे वापस वहीं दौड़ जाने के लिए मजबूर किया। मैंने अपने पिता को बुरी तरह से जख्मी, सर के साथ जमीन पर मरते हुए पाया। मैंने अपनी बंदूक गिरा दी और उन्हें बाहों में थाम लिया, पर वो लगभग तुरंत ही मर गए। मैं कुछ देर उनके पास घुटनों के बल बैठा रहा और फिर मिस्टर टर्नर के लॉज रखवाले के वहां, चूंकि उसका घर सबसे नजदीक था, मदद मांगने के लिए गया। जब मैं लौट के आया तो मैंने अपने पिता के पास किसी को नहीं पाया और मुझे कोई इल्म नहीं है कि उन्हें यह चोट कैसे लगी। उनके रूक्ष और डरावने तरीकों को लेकर वे लोकप्रिय इंसान नहीं थे, पर उनका, जहां तक मुझे पता है, कोई सक्रिय दुश्मन नहीं था। मुझे इस विषय में इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। मृत्यु समीक्षक: क्या तुम्हारे पिता ने मरने से पहले कोई बयान दिया? साक्षी: वो कुछ शब्द बुदबुदाए, मगर मैं उसमें इतना ही समझ पाया कि उनका इशारा किसी रैट की तरफ था। मृत्यु समीक्षक: तुम उससे क्या समझे? साक्षी: उनकी बातों में से कोई अर्थ नहीं निकाल पाया। मुझे लगा कि वो भ्रांत चित्त थे। मृत्यु समीक्षक: तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच वो आखिरी झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था? साक्षी: मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। मृत्यु समीक्षक: मुझे डर है, मुझे इस बात पर जोर देना होगा। साक्षी: मेरे लिए आपको कुछ बताना सच में बहुत मुश्किल है, पर मैं आपको इतना आश्वस्त कर सकता हूँ कि उसके पीछे जो दुर्घटना हुई है, इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु समीक्षक: वो तो न्यायालय तय करेगा। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारा जवाब देने से इनकार तुम्हारे केस को भविष्य में होने वाली किसी भी कार्रवाई को काफ़ी हद तक तुम्हारे खिलाफ प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है। साक्षी: मुझे फिर भी इनकार करना होगा। मृत्यु समीक्षक: मैं समझता हूँ कूं की पुकार तुम्हारे और तुम्हारे पिता के बीच सामान्य संकेत था। साक्षी: जी था। मृत्यु समीक्षक: फिर ये कैसे हो सकता है कि उन्होंने ये संकेत दिया जबकि उन्हें पता भी नहीं था कि तुम ब्रिस्टल से लौट चुके हो? साक्षी अच्छी खासी व्याकुलता के साथ: मैं नहीं जानता। ज्यूरी में से एक: चीख सुनकर जब तुम लौटे और अपने पिता को घायल पाया, तब तुमने कुछ ऐसा देखा जो शक पैदा करे? साक्षी: निश्चित कुछ नहीं। मृत्यु समीक्षक: तुम कहना क्या चाहते हो? साक्षी: जैसे मैं खुले में दौड़ के गया, मैं विक्षुब्ध और उत्तेजित था और अपने पिता के अलावा कुछ और नहीं सोच पाया। फिर भी मुझे एक धुंधली सी याद है कि जैसे ही मैं आगे की तरफ दौड़ा, मैदान पर मेरी बाईं ओर कुछ पड़ा था। मुझे वो भूरे रंग का लगा, किसी तरह का कोट या तो 4 खानेदार कपड़ा। जब मैं अपने पिता के पास से उठा तब वो गायब हो चुका था। तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारे मदद मांगने के लिए जाने से पहले गायब हो गया? हाँ, वो गायब हो गया था। और तुम ये नहीं बता सकते कि वो क्या था? नहीं, मुझे ऐसा अंदेशा था कि वहाँ कुछ तो था। लाश से कितनी दूर? कोई 1 दर्जन गज की दूरी भर। और जंगल के किनारे से कितनी दूर? लगभग उतनी ही। सो अगर वो हटाया गया तो तभी जब तुम उस दर्जन गज की दूरी पर थे? हाँ, मगर उसकी
तरफ मेरी पीठ थी। साक्षी की जांच पड़ताल यहीं खत्म होती है। मैं देख रहा हूं, मैंने कॉलम पे नजर करते हुए कहा, कि मृत्यु समीक्षक अपने निष्कर्ष में युवा मैकार्थी के प्रति काफी सख्त था। वो ध्यान आकर्षित करता है और उसकी वजह है उस विसंगति की तरफ कि उसके पिता ने उसे संकेत दिया उसको देखने से पहले ही। इसी तरह अपने पिता के साथ हुए संवाद के बारे में बताने से इनकार और अपने पिता के आखिरी शब्दों के बारे में उसका अनूठा बयान, ये सब जैसा कि वो बताता है बेटे के बहुत ही खिलाफ है। होम्स धीरे से हंस दिए और उन्होंने अपने आप को गद्देदार सीट पर कुछ और पसारा। मृत्यु समीक्षक और तुम दोनों ही ने काफी कष्ट उठा के, उसने कहा, उस युवक के पक्ष में कुछ मजबूत मुद्दे अलग किए हैं। क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुमने उसे बारी बारी से बहुत ज्यादा कल्पनाशील होने का और कल्पना विहीन होने का श्रेय दिया है। कल्पना विहीन अगर वो लड़ाई का कारण गढ़ नहीं पाया जिससे कि उसे ज्यूरी की सहानुभूति मिल सकती थी, अति कल्पनाशील अगर उसने अपनी आंतरिक समझ से मृतक के अंतिम संदर्भ के रूप में रैट का जिक्र करने जैसा एक अजीब सा तुक्का गढ़ा। नहीं साहब, मैं इस केस पर इस नजरिए से आगे बढ़ूंगा कि ये युवक जो बोल रहा है वो सच है और हमें देखना है कि ये अनुमान हमें कहाँ ले जाता है। और ये है मेरी पेट्रॉक की कॉपी। अब मैं इस केस के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलूंगा जब तक कि हम घटनास्थल पर पहुंच नहीं जाते। दोपहर का भोजन हम स्विंडन में लेंगे और करीब 20 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। शाम के 4 बजने को थे जब हमने आखिरकार सुंदर स्ट्राउड घाटी से गुजरते हुए चौड़े चमकते सेवन से होते हुए अपने आप को रॉस की सुंदर देहाती गांव में पाया। एक पतला सा गंध बिलाऊ जैसा रहस्यमय और शातिर दिखने वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर हमारा इंतजार कर रहा था। बावजूद अपने हल्के बादामी रंग के ओवरकोट और चमड़े की चुस्त पैंट जो कि उसने अपने आसपास के देहाती माहौल के चलते पहना था, मुझे स्कॉटलैंड के लेस्ट्राड को पहचानने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उसके साथ हम मोटर गाड़ी में हेयरफोर्ड आर्म्स चले जहां हमारे लिए पहले से ही एक कमरा आरक्षित था। मैंने एक बग्घी का प्रबंध किया है। जैसे ही हम चाय पीने बैठे, लेस्ट्राड ने कहा, मैं आपके उत्साही स्वभाव को जानता हूं और ये भी पता है कि जब तक आप घटनास्थल पर नहीं पहुंचेंगे आपको चैन नहीं मिलेगा। यह आपकी बहुत अच्छी और हमारे प्रति सम्मान सूचक बात है, होम्स ने कहा। यह पूर्णतः बैरोमेट्रिक दबाव का सवाल है। लेस्ट्राड चौंका हुआ लगा। मैं समझा नहीं, उसने कहा। पारा क्या बता रहा है? 29। ना तो हवा चल रही है और ना ही आसमान में बादल हैं। मेरे पास सिगरेट से भरा हुआ एक बक्सा है जिसे पिया जाना चाहिए और सोफा काफ़ी श्रेष्ठ है सामान्य देहाती होटल से। मुझे नहीं लगता मुझे आज रात बग्घी इस्तेमाल करनी चाहिए। लेस्ट्राड खुल के हंस पड़ा। आपने बेशक अखबारों से ही निष्कर्ष निकाल लिए हैं, उसने कहा। केस है भी छड़ी जितना सीधा और जितना ही कोई इसकी गहराई में जाता है उतना ही ये और सीधा होता जाता है। फिर भी निसंदेह आप एक महिला को इनकार नहीं कर सकते जो खास करके इतनी आशावादी हो। उसने आपके बारे में सुना है और वो आपका अभिप्राय लेना चाहेगी। हालांकि मैंने उससे बार बार ये कहा है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो मैंने न किया हो। अरे मेरा भला हो, ये आ पहुंची बग्घी हमारे दरवाजे पर। उसने मुश्किल से कुछ बोला होगा कि एक बेहद प्यारी औरत, मैंने जिंदगी में देखी हुई औरतों में से सबसे प्यारी, बेहद तेजी से कमरे में आ गई। उसकी बैंगनी आंखें चमक रही थी, ओंठ अधखुले थे, गालों पर गुलाबी लाली थी। उसकी सहज लज्जा उसके अत्यधिक तीव्र उत्साह और चिंता में खो गई थी। ओह मिस्टर शेरलॉक होम्स, मैं चिल्ला उठी। उसकी नज़र हम दोनों को बारी बारी देखते हुए और आखिरकार औरत के अंतर्ज्ञान में मेरे साथी पर जा टिकी। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ आए। मैं यहाँ तक आपको यही बताने के लिए आई हूँ। मैं जानती हूँ कि जेम्स ने ये नहीं किया है। मैं जानती हूँ और चाहती हूँ कि आप भी अपनी तहकीकात यही जानते हुए करें। ऐसा कभी मत होने देना कि आपको इस बात में शक हो। हम एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और उसकी कमियां मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर वो इतने नाजुक दिल का इंसान है कि वो किसी मक्खी तक को चोट नहीं पहुंचा सकता। उसे जानने वाले किसी को भी उस पर लगाया हुआ ये इल्ज़ाम बेतुका लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ मिस टर्नर कि हम उसे बरी करा पाएं, शेरलॉक होम्स ने कहा।
आप भरोसा कर सकती हैं कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं वो सब करूँगा। पर आपने सारे सबूत पढ़े हैं, आपने कुछ निष्कर्ष भी निकाले होंगे। क्या आपको कोई छेद, कोई कमजोरी नजर नहीं आती? क्या आप खुद नहीं सोचते कि वो बेकसूर है? मैं मानता हूं कि ये काफी हद तक संभव है। ये बात अपना सर झटक के लेस्ट्राड की ओर उद्युक्त भाव से देखते हुए वे चिल्लाई, आप सुन रहे हैं? ये मुझे उम्मीद बंधा रहे हैं। लेस्ट्राड ने अपने कंधे उचकाए। मुझे डर है मेरे साथी निष्कर्ष तक पहुंचने में थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, उसने कहा। पर वे सही हैं। ओ, मैं जानती हूं वे सही हैं। जेम्स ने कभी एक कत्ल नहीं किया। रही बात उसकी अपने पिता के साथ लड़ाई की, तो मुझे पक्का यकीन है कि मृत्यु समीक्षक से इस बारे में बात न करने की वजह ये थी कि उससे मैं संबंधित थी। वो कैसे? होम्स ने पूछा। ये कुछ भी छुपाने का वक्त नहीं है। जेम्स और उसके पिता के बीच मुझे लेकर कई मतभेद थे। मिस्टर मैकार्थी काफी उत्सुक थे कि हमारा ब्याह हो। जेम्स ने और मैंने हमेशा एक दूसरे को भाई बहन की तरह चाहा है, पर निस्संदेह वह अभी छोटा है और उसने अपनी जिंदगी को बहुत कम देखा है और स्वाभाविक रूप से अभी ऐसा कुछ नहीं चाहता था। सो हमेशा झगड़े होते रहते थे और मुझे पक्का यकीन है कि ये भी उन्हीं झगड़ों में से एक था। और तुम्हारे पिता? होम्स ने पूछा। क्या वो ऐसे किसी गठबंधन के पक्ष में थे? नहीं, वो भी इसके खिलाफ थे। मिस्टर मैकार्थी के अलावा कोई भी नहीं था जो इसके पक्ष में हो। जैसे ही होम्स ने अपनी पैनी सवालिया निगाह डाली, एक तेज लाली उसके ताजे जवान चेहरे पर छा गई। जानकारी के लिए शुक्रिया, उन्होंने कहा। क्या हम तुम्हारे पिताजी से मिल सकते हैं अगर हम कल आएं? मुझे डर है डॉक्टर इस बात की अनुमति नहीं देंगे। डॉक्टर? हाँ, क्या आपने सुना नहीं? बेचारे पिताजी कभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं थे, पर इस हादसे ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया है। उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया है और डॉक्टर विलोस कहते हैं कि वो अब अत्यंत कमजोर हैं और उनकी तंत्रिका तंत्र ध्वस्त है। मिस्टर मैकार्थी एकमात्र व्यक्ति थे जो उन्हें विक्टोरिया के दिनों से जानते थे। हाँ, विक्टोरिया में, ये महत्वपूर्ण है। हाँ, खदान पे, निसंदेह सोने की खदान पे, जहाँ जितना मैं समझता हूँ मिस्टर टर्नर ने पैसे बनाए। हाँ, यकीनन। धन्यवाद मिस टर्नर, तुम मेरे लिए तात्विक सहायक रही हो। आप मुझे बताओगे अगर आपके पास कल कोई समाचार हुए? निस्संदेह आप कल जेम्स से मिलने जेल में जाओगे। अगर आप जाते हो मिस्टर होम्स, तो उसे ज़रूर बताना कि मैं उसे निर्दोष मानती हूँ। मैं बताऊंगा मिस टर्नर। मुझे अब घर जाना चाहिए क्योंकि पिताजी बहुत बीमार हैं और वे तुरंत मेरी कमी महसूस करते हैं अगर मैं उन्हें छोड़ के कहीं जाती हूँ। अलविदा, और प्रभु आपके कार्य में आपको मदद करे। वो कमरे से तेजी से चली गई जितने आवेग से उसने प्रवेश किया था, और हमने गली में जाते हुए बग्घी के पहियों की आवाज़ सुनी। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ होम्स, कुछ पल के सन्नाटे के बाद बड़प्पन से लेस्ट्रॉड बोले। तुम्हें ऐसी उम्मीदें क्यों जगानी चाहिए जिस पे तुम पानी फेरने वाले हो? मैं नाजुक दिल वाला नहीं हूँ, फिर भी मैं इसे क्रूरता कहता हूँ। मुझे लगता है मेरे पास जेम्स मैकार्थी को बरी कराने के लिए कई रास्ते दिख रहे हैं, होम्स ने कहा। क्या तुम्हारे पास उसे जेल में मिलने का आदेश है? हाँ, मगर सिर्फ मेरे और तुम्हारे लिए। फिर मुझे बाहर जाने को लेकर किए गए संकल्प पे पुनः विचार करना पड़ेगा। क्या हमारे पास अब भी समय है कि हम हेयरफोर्ड के लिए ट्रेन लें और आज रात तक उससे मिल पाएं? बहुत समय है। फिर चलो ऐसा करते हैं। वॉटसन, तुम्हें ये काफ़ी धीमा लगेगा, परंतु मैं बस कुछ ही घंटों की दूरी पे रहूँगा। मैं उनके साथ स्टेशन पर चल पड़ा और फिर उस छोटे कस्बे की गलियों में भटका। आखिरकार होटल के सोफे पर आ लेटा और पीले जिल्द वाली नवल कथा में रुचि लेने की कोशिश करने लगा। कमज़ोर या कथा वस्तु काफ़ी छितरा हुआ था जब उसकी तुलना की जाए इस गहरे रहस्य से जिससे हम जूझ रहे थे, और मैंने अपना ध्यान घटना से तथ्य की तरफ सतत इस कदर भटकता हुआ पाया कि अंत में मैंने नवल कथा कमरे के दूसरे छोर की तरफ उछाल फेंकी। अपने आप को आज दिन भर की हुई घटना के चिंतन में झोंक दिया। मान लेते हैं कि इस दुखी युवा की कहानी बिल्कुल सच है, तो उसने अपने पिता से अलग होने और वो पल जब वो उनकी चीख से खिंच के दरख्तों के बीच की उस खाली जगह में वापस आया, इस बीच क्या नारकीय बात, क्या बिल्कुल
अप्रत्याशित और असाधारण आफत घटित हुई होगी। ये कुछ दिल दहलाने वाली और प्राणघाती थी। क्या हो सकता है ये? घाव का लक्षण मेरी चिकित्सा संबंधी सूझबूझ को कुछ प्रकट नहीं करना चाहिए। मैंने घंटी बजा के प्रांत का साप्ताहिक अखबार मंगवाया, जिसमें तहकीकात की जानकारी थी। सर्जन के बयान में ये बात निर्दिष्ट थी कि बाईं सर की हड्डी का पिछला हिस्सा और अनुकपाल हड्डी का आधा बायां हिस्सा किसी भोथर हथियार के वार से चकनाचूर हो गया था। मैंने अपने सर के उस हिस्से को चिन्हित किया। स्पष्ट रूप से ऐसा वार पीछे से ही किया गया होगा। ये बात कुछ हद तक अभियुक्त के पक्ष में थी, क्योंकि झगड़े के समय वो अपने पिता के सामने था। फिर भी इसका ज़्यादा कुछ मूल्य नहीं था, क्योंकि हो सकता है कि वार होने से पहले उस बूढ़े आदमी ने जाने के लिए अपनी पीठ फेरी हो। फिर भी ये उचित होगा कि ये बात होम्स के ध्यान में लाई जाए। फिर मरते समय रैट का विचित्र जिक्र था। उसका क्या अर्थ हो सकता है? ये चित्तभ्रम नहीं हो सकता। एक अचानक किए हुए वार से मरता हुआ आदमी सामान्यतः भ्रांत चित्त नहीं हो सकता। नहीं, ज्यादा संभव तो ये था कि वो अपने इस दुर्भाग्य को समझने की कोशिश कर रहा था। पर यह क्या सूचित करता है? संभावित समाधान के लिए मैंने अपने दिमाग को थोड़ा और ठोका पीटा, और फिर युवा मैकार्थी के द्वारा भूरे कपड़े के देखे जाने का प्रसंग। अगर ये सच था तो हत्यारे ने भागते हुए जरूर अपने कपड़े का कोई हिस्सा गिरा दिया होगा, संभवतः उसका ओवरकोट हो, और वापस आके उसे ले जाने में पूरी मुश्किल उठाई होगी जब बेटा दर्जन कदम से भी कम दूरी पे घुटनों के बल बैठा हुआ था। रहस्य और असंभवता का कैसा अजीब टुकड़ा था ये पूरा प्रसंग। मुझे लेस्ट्राड के मत से आश्चर्य नहीं हुआ था, और फिर भी मुझे शेरलॉक होम्स की परख पर इतना भरोसा था कि मैं उम्मीद खो नहीं सकता था जब तक कि हर नया तथ्य युवा मैकार्थी के निर्दोष होने के उसके दृढ़ विश्वास को मजबूत बनाता दिख रहा हो। शेरलॉक होम्स को आते काफी देर हो गई थी। वो अकेले ही लौटे थे, क्योंकि लेस्ट्राड कस्बे की किसी लॉज में रह रहे थे। पारा अब भी काफी ऊंचा है, उन्होंने बैठते हुए कहा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब तक हम उस मैदान में जा नहीं पाते बारिश न हो। दूसरी तरफ से हमें इतने अच्छे काम के लिए बेहतर से बेहतरीन और पैने से पैना होना चाहिए था, और मैं नहीं चाहता था कि हम इसे तब करें जब हम इतनी लंबी यात्रा से थके हुए हों। मैं युवा मैकार्थी को मिला। और उससे आपको क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं, वो कोई रोशनी नहीं डाल पाया, जरा भी नहीं। एक बार के लिए मैं ये मानने को तैयार था कि उसे पता है ये काम किसने किया है और वह उसे बचा रहा है, पर अब मुझे यकीन है कि वो भी उतना ही उलझा हुआ है जितने बाकी सब। वो उतना चालाक युवक नहीं है, हालांकि देखने में सुहावना है, और मैं मानता हूं कि दिल का भी अच्छा है। मैं उसकी पसंद की सराहना नहीं कर सकता, मैंने कहा। अगर ये वास्तव में सच है कि वो मिस टर्नर जैसी आकर्षक स्त्री के साथ शादी करने के खिलाफ था। उसमें एक और दर्द भरी कहानी छुपी हुई है। ये बंदा बहुत ज्यादा पागलपन की हद तक उससे प्यार करता है। पर कुछ 2 साल पहले, जब वो सिर्फ एक लड़का था और उसके मिस टर्नर को अच्छे से जानने से पहले, क्योंकि वो 5 साल तक बोर्डिंग स्कूल में थी, इस मूर्ख ने क्या किया? ब्रिस्टल के एक बार में काम करने वाली लड़की के चक्कर में जा फंसा और उससे रजिस्ट्री में जाके शादी कर ली। इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता, पर तुम कल्पना कर सकते हो कि जो करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो ना करने के लिए डांट खाना और ये जानना कि अब तो वो बिल्कुल असंभव है, ये उसके लिए कितना अफसोसजनक रहा होगा। इस तरह का निपट बावलापन ही था जो वो हवा में हाथ उठाकर अपने पिता से बात कर रहा था, जब वो उनकी आखिरी मुलाकात के वक्त उसे मिस टर्नर को विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए उकसा रहे थे। दूसरी तरफ उसके पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं था, और उसके पिता ने, जो कि हर तरह से काफी सख्त इंसान थे, उसे बुरी तरह से निकाल बाहर किया होता अगर वे सच्चाई जान जाते। उसकी इसी बार में काम करने वाली पत्नी के साथ उसने ब्रिस्टल में पिछले कुछ 3 दिन गुजारे थे, और इसके बारे में उसके पिता कुछ भी नहीं जानते थे कि वो कहाँ था। मगर इस बात पे ध्यान दो, ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इस हादसे से कुछ अच्छा भी हुआ है, क्योंकि बार में काम करने वाली उस औरत ने जब अखबारों से पता लगाया कि वह बड़ी मुसीबत में है और संभवतः फांसी भी चढ़ सकता है,
उसने रिश्ता ख़त्म कर दिया और लिख भेजा कि बम्यूडा बंदरगाह में पहले से ही उसका एक पति है, सो उनके बीच में अब कुछ नहीं है। मुझे लगता है इस समाचार ने युवा मैकार्थी को काफ़ी आश्वस्त किया है। लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो ये सब किसने किया होगा? कौन? मैं आपका ध्यान दो मुख्य बातों की ओर ले जाना चाहता हूँ। पहली ये कि जिसका खून हुआ है उसका तालाब के किनारे किसी से मुलाकात का समय तय था और वह शख्स उसका बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि वह कहीं बाहर गया हुआ था। दूसरी बात ये कि जिस आदमी का खून हुआ था, मरने से पहले उसके मुंह से निकली थी आवाज कुई। यही वे दो महत्वपूर्ण बातें हैं जिस पर यह केस निर्भर करता है। और अब यदि आप चाहें तो हम जॉर्ज मॉर्डिथ के बारे में बात करें और बाकी की सभी छोटी छोटी बातों को कल के लिए छोड़ दें। होम्स की भविष्यवाणी के अनुसार दूसरे दिन कोई बारिश नहीं थी और आकाश चमकीला और स्वच्छ दिखाई दे रहा था। 9 बजे लेस्ट्राड ने हमें लेने के लिए गाड़ी भेजी थी और हम हैथरले फार्म तथा बॉस्कॉम तालाब की ओर रवाना हो चले। आज सुबह एक गंभीर बात सुनने को मिली। लेस्ट्राड ने हमें देखते ही बोला, ऐसा कहा जा रहा है कि हाल के मिस्टर टर्नर इतने बीमार हैं कि उनकी जिंदगी पर आन पड़ी है। मैं समझता हूँ वे एक बूढ़े आदमी हैं, होम्स ने कहा। करीब 60 बरस के होंगे, किंतु उनकी जिंदगी अक्सर बाहर रहने की वजह से अब बदहाल हो चुकी है और उनकी तबीयत कुछ समय से खराब भी चल रही है। उनके व्यापार ने ही उनकी तबीयत पर बुरा असर डाला है। वे मैकार्थी के पुराने मित्र थे और यहाँ मैं ये भी बता दूं कि उनके लिए एक महान दानदाता भी थे, जिन्होंने उन्हें हैथरले फार्म को बिना किसी किराए के दे रखा था। वाकई काफ़ी दिलचस्प बात है, होम्स ने कहा। जी हाँ, उन्होंने ऐसे सैकड़ों बार उनकी मदद की थी। यहाँ सभी उनकी दयालुता की चर्चा करते हैं। सचमुच? क्या आपको ज़रा भी नहीं लगता है कि ये मैकार्थी, जो ऐसे दिखाता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और जो हमेशा टर्नर की दया पर पल रहा है, फिर भी अपने बेटे का विवाह टर्नर की बेटी से करवाने की बात कर रहा है, जो कि संभवतः इस सारी जायदाद की वारिस है? और वे भी इतनी खुदगर्जी से ये बात कर रहे हैं कि ये तो सिर्फ एक शादी का प्रस्ताव है और सब इसे मान लेंगे। ये और ज़्यादा विचित्र है, क्योंकि हमें मालूम है कि टर्नर खुद इस रिश्ते के खिलाफ थे। उनकी बेटी ने हमें यह बताया है। क्या तुम अब भी कोई परिणाम निकालने की स्थिति में नहीं हो? हम परिस्थिति जन्य बातों में आकर सिर्फ अनुमान लगा रहे हैं, लेस्ट्रेड मुझे आंख मारते हुए बोला। मैं केवल सिद्धांतों और कल्पनाओं के आधार पर इतनी जल्दी तथ्यों के सहारे हवा में नहीं उड़ता, होम्स। तुम सही बोल रहे हो, होम्स बड़ी विनम्रता से बोला। क्या तुम तथ्यों तक पहुंचने में बड़ी कठिनाई महसूस कर रहे हो? जो भी हो, मैंने एक तथ्य का पता लगा लिया है जो तुम्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाता, लेस्ट्राड जरा गर्मजोशी से बोला। और वह है यही कि मैकार्थी सीनियर का देहांत मैकार्थी जूनियर की वजह से ही हुआ था और उसके विपरीत सारे सिद्धांत सिर्फ एक आभास है। आभास धुंधलाहट से ज्यादा चमकीली होती है, होम्स ने हंसते हुए कहा। किंतु यदि मैं गलत नहीं हूं तो बाईं ओर ही हैथरले फार्म है। जी हाँ, यही है। वह एक अच्छी खासी दिखने में आलीशान इमारत थी, 2 मंजिला, मटमैली दीवारों पर फफूंद के पीले दागों से भरी, खुली खिड़कियां और धुआं रहित चिमनियां होने पर भी दिखने में काफी अच्छी लग रही थी। हालांकि उस पर डर का साया मंडरा रहा था। हमने दरवाजे पर आवाज दी। जब होम्स के कहने पर मेहरी ने हमें उसके साहब के जूते दिखाए जो उन्होंने मौत के समय पहन रखे थे, और उनके बेटे के जूते भी दिखाए जो उसी के पास थे। करीब 7-8 जगह पर बारीकी से देखने के बाद होम्स की इच्छा अनुसार हम बरामदे से होते हुए बॉस्कॉम तालाब की ओर जाने वाली पगडंडी की ओर बढ़ चले। शर्लॉक होम्स अब पूरी तरह अपने अवतार में आ चुके थे। आप उस आदमी को अब पहचान ही नहीं पाओगे जो बेकर स्ट्रीट पर शांत चित्त से सोचने वाला और तार्किक जान पड़ता था। उनका चेहरा कभी चमकता तो कभी गहराता। उनकी भवें 2 गहरी काली रेखाओं में बदल चुकी थी, जबकि उसके नीचे से उनकी दोनों आंखें चमक रही थीं। उनका चेहरा नीचे को झुका था और कंधे मुड़े हुए, उनके होंठ दबे हुए और उनके गले की नसें उनकी लंबी मजबूत गर्दन पर ऐसी तनी हुई थीं मानो किसी चाबुक की चाप हो।
उनकी नाक किसी हवस से भरे जानवर की भांति चौड़ी हो गई थी और उनका दिमाग इतना एकाग्रचित होकर अपने काम पर केंद्रित था कि कोई प्रश्न या टिप्पणी भी उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी, या ज्यादा से ज्यादा वे उकसाने पर बेताबी से सिर्फ इशारा भर ही कर रहे थे। बड़ी चपलता व खामोशी से उन्होंने अपने लिए झाड़ियों के बीच से रास्ता बनाया जो जंगल से होता हुआ बॉस्कॉम तालाब की ओर जा रहा था। वह एक गीला और दलदल से भरा मैदान था, जैसा सब जगह होता है, और उस पर दोनों ओर उगी छोटी घास पर पैरों के कई निशान थे। होम्स कभी तेज गति से चलते तो कभी रुक जाते। उन्होंने झाड़ियों में से एक चक्कर भी लगाया। लेस्ट्राड और मैं उस उदासीन और तिरस्कारी जासूस के पीछे पीछे चल रहे थे। मैं अपने दोस्त को बड़ी जिज्ञासा से देख रहा था, जो इतनी तेजी से दोष सिद्ध करते थे कि उनकी हर चाल एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ रही थी। बॉस्कॉम तालाब कुछ रेतीला और पथरीला सा, जिसके पानी पर ऊंची घास उगी हुई थी, कुछ 50 गज दूर हैथरले फार्म और मिस्टर टर्नर की निजी जमीन से सटा हुआ स्थित था। जंगल के ऊपरी भाग पर हम लाल रंग की शिखरमाला देख सकते थे, जो किसी रईस जमींदार के रिहायशी इलाके को दर्शा रही थी। तालाब के हैथरले की तरफ का जंगल थोड़ा घना था और वहां पेड़ों के और ऊंची घास के बीच करीब 20 कदम की दूरी पर घास की दबी दबी सी संकरी पट्टी सी बनी हुई थी। लेस्ट्राड ने हमें वही सटीक जगह दिखाई जहां लाश मिली थी, और वास्तव में वह जगह इतनी गीली थी कि मैं बड़ी आसानी से उस आदमी के गिरने का निशान देख सकता था। होम्स, जिसका बेचैन चेहरा और झांकती आंखें मैं देख सकता था, जो रौंदी हुई घास पर बहुत सी अन्य वस्तुओं को भी देख रहा था। वे किसी कुत्ते की तरह दौड़ रहे थे, जिसे हवा से कुछ गंध मिल गई हो, और वे मेरे साथी की ओर मुड़कर बोले, तुम तालाब में क्या करने गए थे? उन्होंने पूछा। मैं तालाब को खंगाल रहा था। मैंने सोचा वहां से कोई हथियार या कोई ऐसी चीज मिले, लेकिन जमीन पर क्या कुछ मिला ही नहीं। ओह, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम्हारे बाएं पैर के निशान हर तरफ फैले हुए हैं, जो कि अंदर को थोड़ा मुड़ा हुआ है। कोई छछूंदर भी इन निशानों को ढूंढ सकता है, और वे निशान उन ऊंची घास के समीप जाकर समाप्त होते हैं। ओह, उनके आने और भैंस की तरह हर तरफ लौटने से पहले यदि मैं आ गया होता तो ये सब ढूंढना कितना आसान होता। ये वह जगह है जहां चौकीदार और उनके आदमी आए होंगे, और उन्होंने लाश के चारों ओर 6-8 फीट की दूरी तक निशानों को ढक दिया होगा। लेकिन यहाँ एक ही पैरों के 3 अलग अलग निशान बने हुए हैं। उन्होंने लेंस निकाला और खुद से, ना कि हमसे बातें करते हुए, अपने पानी रोधक जैकेट पर लेटकर ध्यान पूर्वक निरीक्षण करने लगे। ये तो मैकार्थी जूनियर के पैरों के निशान हैं। 2 बार वे चल रहे थे और एक बार वे जल्दी जल्दी दौड़ रहे थे, इसलिए तलवों के निशान एड़ियों से ज्यादा गहरे दिख रहे हैं। यही उनकी कहानी बयान कर रहे हैं। जब उन्होंने अपने पिता को जमीन पर देखा तो वे दौड़े होंगे। फिर यहाँ उनके पिता के पांव के निशान हैं, जो कि ऊपर नीचे लग रहे हैं। फिर ये क्या है? ये तो बंदूक के पिछले भाग का हिस्सा लग रहा है। जब बेटा सुन रहा होगा। और ये, हाँ हाँ, हमें यहाँ क्या मिला? जूतों के निशान, चौकोन, बड़े अजीब जूते हैं। वे आ रहे हैं, वे जा रहे हैं, वे फिर आ रहे हैं, यकीनन उस लबादे के लिए। अब वे आए कहाँ से? वे ऊपर और नीचे दौड़ रहे थे, कभी निशान छूट रहे थे और कभी मिल रहे थे, जब तक कि हम सभी जंगल के किनारे घने पेड़ की छांव तले, जो कि आसपास के पेड़ों में सबसे बड़ा था, आराम से पहुंच न गए। होम्स अपना रास्ता दूसरी ओर ढूंढ रहे थे, और वे एक बार फिर अपने चेहरे पर एक सुख भरा आनंद लिए लेट गए। वे लंबे समय तक पत्तों और सूखी लकड़ियों को उल्टाते पलटाते उन्हें जमा करते वहां रहे। मेरे मुताबिक वे एक धूल से भरे लिफाफे की तरह लग रहे थे, और हाथ में एक लेंस लिए जमीन ही नहीं, दरख्तों के आखिरी छोर तक कुछ ढूंढते नजर आ रहे थे। दलदल के ऊपर एक नुकीला पत्थर पड़ा था, उसका भी उन्होंने सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया था। फिर उन्होंने जंगल में से एक पगडंडी पकड़ी और चलते हुए एक महामार्ग पर पहुंच गए, जहां सभी निशान समाप्त हो गए। ये एक मज़ेदार और महत्वपूर्ण केस है, उन्होंने नैसर्गिक भाव में वापस आते हुए अपनी टिप्पणी दी।
मैं समझता हूँ दाईं ओर का जो ये मटमैला सा घर है एक रैन बसेरा है। मैं सोचता हूँ कि मैं अंदर जाकर मोरॉन के साथ कुछ बातचीत करूँ और शायद एक छोटी सी टिप्पणी भी लिखूँ। इतना करके हम लोग दोपहर के खाने के लिए वापस चल सकते हैं। अब गाड़ी तक पैदल पहुँचे, जब तक मैं भी आता हूँ। करीब 10 मिनट हुए होंगे हमें अपने गाड़ी तक पहुँचे और फिर हम सब रॉस की तरफ वापस जाने लगे। होम्स के हाथों में अब भी जंगल से मिला वह नुकीला पत्थर था। लेस्ट्रेड, तुम्हें शायद इस पत्थर में दिलचस्पी हो, उन्हें दिखाते हुए बोले। ये खून इसी पत्थर से हुआ था। मैं तो इस पर कोई निशान नहीं देख रहा हूँ। कोई निशान है ही नहीं। फिर तुम्हें कैसे पता चला? इसके नीचे घास उगी हुई थी। ये अभी कुछ ही दिनों पहले वहाँ पड़ा हुआ था। इस पर और कोई निशान नहीं है जिससे ये पता लगे कि ये कहाँ से उठाया गया है। इसका संबंध घावों से है। किसी और हथियार की कोई भी सुराग नहीं है। और वह खूनी, वह एक लंबा आदमी है, बाएं हाथ से काम करने वाला, दाएं पैर से लंगड़ाते हुए चलने वाला, जो बड़ी एड़ियों वाले शिकारी जूते और मटमैले रंग का लबादा पहनता है, जो इंडियन सिगार पीता है, सिगार केस रखता है और अपने साथ छोटा कुंद चाकू भी रखता है। और भी कई संकेत मिले हैं, किंतु फिलहाल इतने हमारी खोज के लिए पर्याप्त हैं। लेस्ट्रेड हंसा। मुझे डर है कि मैं अब भी नास्तिक ही हूँ, वह बोला। सभी सिद्धांत बिल्कुल सही हैं, किंतु हमें कठोर दिल वाले ब्रिटिश न्यायाधीशों से भी निपटना होगा। सामान्य बात है, होम्स ने शांति से उत्तर दिया। तुम अपने ढंग से काम करो और मैं अपने तरीकों से। मैं शायद इस दोपहर तक मसरूफ रहूंगा और शायद शाम की ट्रेन से वापस लंदन भी रवाना हो जाऊंगा। और अपना केस अधूरा छोड़ दोगे? नहीं, खत्म कर चुका। किंतु वह रहस्य, वह तो हल हो चुका है। तो खूनी कौन है? वही जिसका मैंने जिक्र किया। लेकिन वह कौन है? उसे ढूंढना इतना भी कठिन नहीं है। ये कोई इतना भी मशहूर मोहल्ला नहीं। लेस्ट्रेड ने अपने कंधे उचकाए। मैं एक व्यवहारिक इंसान हूँ, वह बोला, और मुझमें पूरे देश में उस बाएं हाथ वाले लंगड़ाते आदमी को ढूंढने की हिम्मत नहीं है। मैं पूरे स्कॉटलैंड में हंसी का पात्र बन जाऊंगा। ठीक है, होम्स ने शांति से कहा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। ये रहा तुम्हारा सामान। खुदा हाफिज। मैं जाने से पहले तुमसे मिलता जाऊंगा। लेस्ट्रेड को अपने कमरे में छोड़ते हुए वे हमारे होटल में आ पहुंचे, जहां उन्होंने टेबल पर दोपहर का भोजन सजा देखा। होम्स शांत थे और वह चेहरे पर शिकन लिए किन्हीं ख्यालों में खोए थे, मानो किसी पहेली में उलझे हों। यहाँ देखो वॉटसन, वे बोले जब सब कुछ साफ हो गया। बस इस कुर्सी पर बैठ जाओ और मुझे तुमसे कुछ देर बात करने दो। मैं नहीं जानता कि मुझे ठीक ठीक क्या करना चाहिए और मुझे तुम्हारी राय की आवश्यकता है। एक सिगार जलाओ और मुझे ठीक से व्याख्या करने दो। ठीक है। अब इस केस की बात करें तो इसमें मैकार्थी जूनियर की दो बातें हम दोनों को खटक रही हैं। हालांकि मुझे उसकी बातों ने काफ़ी प्रभावित किया, किंतु तुम उसके विरुद्ध थे। पहला तथ्य ये कि उसके कहे अनुसार उसके पिता मरते वक्त उसे देखने से पहले कोई चिल्लाए थे। उसके द्वारा रखा गया दूसरा मुद्दा एक मरते हुए चूहे की आवाज़ का था। वह कई तरह की आवाज़ों में बड़बड़ा रहा था, तुम समझ रहे होगे, किंतु वह क्या था जिसे उसने अपने कानों से सुना होगा। तो अब इन दो मुद्दों को लेकर हमें हमारी खोज को आगे बढ़ाना चाहिए और हम इसे उस लड़के की बात को सत्य मानते हुए आगे बढ़ाएंगे। फिर वह कोई क्या है? जाहिर सी बात है, ये उस बच्चे के प्रति नहीं कही गई होगी। वह लड़का है, जहाँ तक उसे पता है, ब्रिस्टल में रहता है। ये महज इत्तेफाक है कि उसके कानों को आभास हुआ होगा। कोई ये एकमात्र संकेत होगा जिससे हमें मिलना हो इस प्रकार की आवाज़ दे। किंतु कोई ये यकीनन एक ऑस्ट्रेलियन आवाज़ है और ये ऑस्ट्रेलियंस के बीच बोली जाने वाली आवाज़ है। इस बात का पक्का यकीन है कि जिस व्यक्ति को मैकार्थी बॉस्कॉम तालाब के पास मिलना चाहता होगा वह ऑस्ट्रेलिया में रह चुका होगा। उस चूहे के बारे में क्या? शेरलॉक होम्स ने एक लिपटा हुआ कागज़ अपनी जेब से बाहर निकाला और उसे टेबल पर खोल के सीधा कर दिया। ये विक्टोरिया कॉलोनी का एक नक्शा है, वे बोले। मैंने इसे कल रात ब्रिस्टल से मंगवाया था। उन्होंने अपना हाथ नक्शे के हिस्से पर रखा।
इसे पढ़ो ज़रा। ARAT मैंने पढ़ा और अब उन्होंने हाथ हटाया। BALAARAT, बैलरैट। बिल्कुल सही, यही वे शब्द है जो उस आदमी ने बड़बड़ाए थे और वह लड़का आखिरी के 2 शब्द ही सुन पाया होगा। वह उस खूनी का नाम उच्चारने की कोशिश कर रहा था। वह नाम है बैलरैट। बहुत खूब, मैं खुशी से चिल्लाया। ये स्वाभाविक है। और अब तुम देखो मैंने किस तरह इस गुत्थी को संकुचित कर दिया है। उस मटमैले लबादे का मिलना, ये वह तीसरा मुद्दा है जो उस लड़के के बयान को सही ठहराती है, जो यकीन काबिल भी है। हम बहुत सी अस्पष्ट बातों में से एक पक्की बात पर आ सकते हैं कि वह खूनी एक ऑस्ट्रेलियन है जो बॉलरॉट और मटमैले रंग का लबादा ओढ़े रहता है। बिल्कुल, और वह जो उस समय घर पर ही था, क्योंकि तालाब की ओर जाने वाला रास्ता खेत से या फिर कोठी से होकर ही गुजरता है। यहाँ कोई नया आदमी आता जाता नहीं। बिल्कुल सही। अब हम आज की गतिविधियों पर आ जाते हैं। जमीन के निरीक्षण से मुझे कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं जो मैंने उस मूर्ख लेस्ट्रॉड को दिए थे, जो किसी आरोपी से कम नहीं। फिर तुम्हें वे कैसे मिले? तुम्हें मेरे काम करने का तरीका पता है। ये पाया जाता है व्यर्थ के कूड़े कचरे में से। मैं उसके पाँव के निशान से उसकी ऊंचाई जान सकता हूँ। उसके जूते भी उन निशान के द्वारा ये बात बता सकते हैं। हाँ, वे बड़े विचित्र जूते थे, लेकिन उसका लंगड़ापन, उसके दाएं पाँव का निशान हमेशा उसके बाएं पाँव से कम गहरा था। वह एक पाँव पर कम वजन डालता होगा। क्यों? क्योंकि वह लंगड़ा था। किंतु उसके बाएं हाथ से काम करने वाली बात, आपके घाव खुद आपके टकराने की बात सिद्ध करते हैं। वह वार अचानक पीछे से किया गया था और वह भी बाईं तरफ से। तो ये कैसे संभव है जब तक कि वार करने वाला बाएं हाथ से काम करने वाला ना हो? उसने वहां धूम्रपान भी किया। मुझे वहां सिगार की राख भी मिली। अपने अनुभव से मैं राख की गंध से ये कह सकता हूँ कि वह इंडियन सिगार थी। तुम जानते हो, मैंने 140 अलग अलग प्रकार के पाइप्स, सिगार और तंबाकू के बारे में एक छोटा सा शोध प्रबंध भी लिखा है। मुझे जब वह राख मिली तब मैंने चारों ओर देखा और मुझे सिगार का बचा हुआ टुकड़ा दलदल के ऊपर दिखाई दिया। वह एक इंडियन सिगार थी जो कि रॉटरडम में बनाई जाती है। और वह सिगार होल्डर, मैंने ये देखा कि सिगार का एक छोर मुंह से लगा नहीं था, इसलिए वह होल्डर का इस्तेमाल करता था। सिगार का दूसरा छोर कटा हुआ था, ना कि मुंह से कुतरा हुआ, लेकिन कटा हुआ छोर साफ नहीं था, इसलिए मैंने कहा कि उसके पास छोटा कुंद चाकू होगा। होम्स, मैंने कहा, तुमने अपराधी के चारों तरफ एक जाल बिछा रखा है जिससे वह बच नहीं सकता, और तुमने एक निर्दोष जीव को बचाया है। सही मायने में तुमने उसके गले के उस रस्सी को काट डाला है जो उसकी ओर लटक रही थी। मैं उस दिशा में देख रहा हूँ जहाँ सभी सुइयाँ उस अपराधी को इंगित कर रही हैं। अपराधी है मिस्टर जॉन टर्नर। चिल्लाते हुए होटल के वेटर ने एक मेहमान को हमारे बैठने के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर भेजा। जो आदमी अंदर आया था वह एक अजीब सा और प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी था। उसकी धीमी चाल, लंगड़ाते कदम और झुके हुए कंधे उसका वर्णन खुद कर रहे थे, और उसके कठोर गहरी रेखाएं और चट्टान के समान विशेषताएं थी। उसकी बड़ी बड़ी टांगें ये दर्शाती थी कि वह अनोखी शक्ति व चरित्र का धनी था। उसकी उलझी दाढ़ी, बिखरे बाल और बड़ी घनी भवें, ये सब उसके व्यक्तित्व को और ज्यादा ताकतवर बना रही थी। लेकिन उसका चेहरा राख की तरह सफ़ेद था, जबकि होंठ और नाक के कोने हल्के नीले रंग लिए थे। मेरे लिए जानना पर्याप्त था कि वह किसी असाध्य और संक्रामक रोग से ग्रसित था। दुआ करें और सोफे पर बैठ जाएं, होम्स ने शांति से कहा। आपको मेरा संदेश मिला होगा। हाँ, उस चौकीदार ने लाकर दिया था। आपने कहा था कि यदि आप विवाद में फंसना नहीं चाहते हैं तो आकर मिलें। मैंने सोचा कि यदि मैं हॉल तक गया तो लोग बेवजह की बातें बनाएंगे। और आप मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? वह अधीर आंखों से मेरे साथी की तरफ देखता हुआ बोला, हालांकि उसके प्रश्न का जवाब उसे पहले ही मिल चुका था। हाँ, होम्स ने कहा। वे उसके रूप को देखते हुए बोले, ना कि उसके प्रश्न को। वह इसलिए कि मैं मकार्थी के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ। उस बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। भगवान मुझे बचाए, वह रो पड़ा।
किंतु मैं उस युवक को जरा भी तकलीफ देने की चेष्टा नहीं करूंगा। मैं वचन देता हूं कि जो कुछ मैंने कहा वह न्यायालय में उसके खिलाफ नहीं जाएगा। मुझे सुनकर खुशी हुई। होम्स ने गंभीरता से कहा, मैं अब सब कुछ कह चुका और ये मेरी बेटी के हित में नहीं होगा। उसका दिल तोड़ने वाली बात होगी। उसका दिल टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि मुझे गिरफ्तार किया गया है। शायद ऐसा ना हो, होम्स ने कहा। मैं आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि ये आपकी बेटी के चाहने की वजह से हुआ है और मैं उनकी इच्छा अनुसार ही काम कर रहा हूँ। आखिर युवक मैकार्थी को छूट जाना चाहिए। मैं एक मरणासन व्यक्ति हूँ, बूढ़े टर्नर ने कहा। मुझे कई सालों से डायबिटीज़ है। मेरे डॉक्टर का कहना है कि शायद एक आध माह ही जीवित रहूंगा, सो मैं कारागृह के बजाय अपने घर में ही मरना चाहूँगा। होम्स खड़े हुए और टेबल के समीप अपने हाथ में पेन और पेपर का गट्ठा लेकर बैठ गए। हमें सिर्फ सच बात बताओ, वे बोले। मैं उन बातों को लिख लेता हूँ, तुम उस पर अपने हस्ताक्षर कर देना और वॉटसन गवाह बन जाएंगे। तभी मैं आपका इकरारनामा एक आखिरी सिरे के तौर पर युवक मैकार्थी को छुड़ाने हेतु इस्तेमाल कर सकूंगा। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही करूँगा। ठीक है, उस बूढ़े आदमी ने कहा। यहाँ सवाल ये है कि क्या मैं न्यायालय तक जाने के लिए बचा रहूँगा। अतः ये सब मेरे लिए कुछ खास मायने रखता नहीं है, किंतु मैं अपनी बच्ची को कोई पीड़ा नहीं पहुँचाना चाहता। और अब मैं आपसे कुछ बातें साफ कर देना चाहता हूँ, जिसे करने के लिए मैं काफ़ी लंबे समय से लगा हूँ, किंतु बताने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप उस मरे हुए मैकार्थी को नहीं जानते। मैं शैतान का अवतार था। मैं आपको बताता हूँ। भगवान आपको ऐसे आदमी की चंगुल से बचाए। उसने मुझे पिछले 20 सालों से जकड़ रखा था और मेरा जीना हराम कर दिया था। मैं आपको बताता हूँ कैसे मैं उसके कब्जे में आया। यह 1860 के शुरुआती दशक की बात थी। उस समय मैं एक नौजवान युवक था, गर्म मिजाज और लापरवाह सा, कुछ भी करने को हमेशा तैयार। मेरी संगत बुरे लोगों में लग गई। शराब पीना, झाड़ियों में छुपकर बैठना और एक इशारे पर काम करना, जिसे आप महामार्ग के लुटेरे कह सकते हैं। हम 6 लोग थे। एक बेतरतीब जीवन बसर कर रहे थे, बेपरवाह, यहाँ से वहाँ, या फिर रास्तों के वाहनों को रोककर लूटना। मैं बेलारेट के काले चूर के नाम से विख्यात था और आज भी हमारी टोली को लोग बेलारेट गैंग के नाम से याद करते हैं। एक दिन सोने से लदा एक काफिला बेलारेट से मेलबर्न की तरफ जा रहा था। हम उसकी राह देखते हुए उस पर आक्रमण कर बैठे। उस पर 6 जवान थे और हम भी 6 थे, अतः वह एक आसान लड़ाई नहीं थी। 4 को तो हमने पहले ही वार में लुढ़का दिया था। लूट का माल लेकर भागने से पहले हमारे 3 आदमी मारे जा चुके थे। मैंने अपनी पिस्तौल वाहन चालक के कनपटी पर लगा दी, जो और कोई नहीं बल्कि मैकार्थी ही था। काश कि मैंने उसी समय उसे मार दिया होता, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। हालांकि मैंने उसे अपनी बारीक आंखों को मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए देख लिया था। हम सारा सोना अपने साथ ले गए और अमीर आदमी बन गए और बिना किसी शक के इंग्लैंड की ओर रवाना हो गए। फिर मैंने अपने पुराने यारों से अलगाव कर लिया और एक शांत और आदरणीय जीवन व्यापन करने की सोची। मैंने ये जायदाद खरीदी जो संयोगवश बाजार के बीच में स्थित थी और इस प्रकार मैं कुछ धन कमाने में यशस्वी रहा। मैंने शादी भी कर ली। हालांकि मेरी पत्नी युवावस्था में ही गुजर गई, लेकिन मेरे वास्ते एक प्यारी सी बेटी एलिस को छोड़ गई। जब वह छोटी थी तभी से उसका नन्हा हाथ मेरा उचित मार्गदर्शन किया करता था, अन्यथा मैं कुछ न कर पाता। एक शब्द में कहूँ तो मैं एक नए पत्ते की तरह खिल गया और अतीत को सुधारने की कोशिश करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था कि मैकार्थी ने अपना शिकंजा मेरे ऊपर कसना शुरू कर दिया। मैं कुछ निवेश के काम से बाहर गया था और मेरी मुलाकात उससे रीजेंट स्ट्रीट पर हुई। तन पर बमुश्किल कोई कपड़ा और पैर में कोई जूता भी न था। तो हम यहाँ मिल ही गए जैक, उसने मुझे कंधे से छूते हुए कहा। हम तुम्हारे परिवार की तरह ही रहेंगे। हम सिर्फ 2 लोग हैं, मैं और मेरा बेटा, और एवज में तुम हमारा सब कुछ रख सकते हो। यदि नहीं रखा तो इंग्लैंड एक सुशासित देश है और यहाँ हर तरफ पुलिस वाले खड़े होते हैं। तो इस प्रकार वे यहाँ पश्चिमी देश में आ पहुँचे और अब उन्हें कोई हिला नहीं सकता था। और तब से वे मेरी सबसे बढ़िया ज़मीन पर बिना किसी किराए के रह रहे हैं। मेरे लिए कोई आराम नहीं था, कोई शांति नहीं थी। भुलक्कड़ सा हो गया था मैं। जहाँ भी देखता उसका शातिर और काइयाँ चेहरा मेरे आसपास दिखाई देता। ये सब एलिस के बड़े होते होते और भी ज़्यादा भयावह होता गया जब उसे ये पता चला कि मैं पुलिस से ज़्यादा अपनी बेटी से अपना भूतकाल
छुपाने की कोशिश करता हूँ। जो उसे चाहिए होता वह ले लेता और मैं बिना कुछ पूछे उसे अपनी ज़मीन जायदाद देता गया और अंत में उसने मेरी बेटी को ही मुझसे मांग लिया। उसका बेटा आपने देखा होगा कितना बड़ा हो गया है, और मेरी बेटी भी, और उसे मेरी खराब होती तबीयत के बारे में भी पता था। उसे ये एक बढ़िया चाल लगी कि उसका बेटा अब पूरी जायदाद पर कब्जा कर सकता है, लेकिन मैं अपने फैसले पर अडिग था। मैं उसके पाप के धन को अपने में समाहित नहीं कर सकता था। ऐसा नहीं है कि मैं उसे नापसंद करता था, लेकिन उसमें भी तो उसके अपने बाग का ही खून दौड़ रहा था। मैं अडिग खड़ा था। मकार्थी ने मुझे धमकाया। मैंने उसका डट कर सामना किया। हमें अपने 2 घरों के बीच में पड़ने वाला तालाब के किनारे मिलना था। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा वह अपने बेटे से कुछ बात कर रहा है, अतः उसके बेटे के चले जाने तक मैं एक पेड़ के पीछे छुपकर सिगार पीने लगा। लेकिन जब मैंने उसके मेरे प्रति कड़वी बातें सुनी तो मेरा खून खौल उठा। वह अपने बेटे से मेरी बेटी के साथ विवाह की बात कुछ ऐसे कर रहा था जैसे वह कोई गली की फूहड़ लड़की हो। मैं यह सोचकर पागल हुआ जा रहा था कि मेरी अमूल्य संपत्ति और जो कुछ भी मेरा प्रिय मेरे पास था वह इस आदमी के पास जाने वाला था। क्या मुझे यह रिश्ता तोड़ नहीं देना चाहिए? मैं तो मरने के लिए बेकरार आदमी था। सो मैंने ये सब साफ तरीके से सोचकर अपना भाग्य तय कर लिया था। लेकिन मेरी यादें और मेरी बेटी दोनों बच सकते थे यदि मैं उसकी गंदी जुबान काट कर फेंक दूं। और मैंने ये किया भी मिस्टर होम्स। इसे मैं फिर करना चाहूँगा। मैं पाप से भरा हुआ हूँ। मैंने शहादत भरी जिंदगी जी है, किंतु मेरी बेटी भी उन्हीं कांटों भरी झाड़ियों में फंसे जिसमें मुझे फंसाया था, ये मैं कदापि नहीं चाहता था। मैंने बिना किसी मलाल के उस पर वार किया, मानो वह कोई जहरीला जानवर हो। उसकी चिल्लाहट से उसके बेटे को वापस आने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन मैं घने पेड़ों के बीच छुप गया। हालांकि मुझे मेरा लबादा लाने के लिए फिर से वहां जाना पड़ा जो मैंने लड़ाई के दौरान गिरा दिया था। ये सब कुछ हुआ और ये है महोदय मेरी सच्ची कहानी। ठीक है, किंतु मैं तुम्हारा फैसला नहीं कर सकता, होम्स ने कहा, जबकि वह बूढ़ा आदमी अपने बयान पर दस्तखत कर रहा था जो लिखा गया था। मैं दुआ करता हूँ कि हम ऐसे किसी लालच में ना फंसें। नहीं श्रीमान, और आप क्या करना चाहते हैं? तुम्हारी हालत को देखते हुए कुछ नहीं करना चाहता। तुम खुद भी जानते हो, जल्द ही तुम्हें न्यायपीठ के अलावा उच्च न्यायालय में भी जवाब देना होगा। मैं तुम्हारा बयान अपने पास रखता हूँ, और यदि मैं कार्तिक को दोषी ठहराया गया तभी मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। यदि नहीं तो इस बात का पता किसी भी जीवित व्यक्ति को नहीं होगा। तुम जीवित रहो या ना रहो, ये हमारे पास सदा सुरक्षित रहेगा। अलविदा, उस बूढ़े आदमी ने सत्यनिष्ठा से कहा। मेरी मृत्युशैया जब आएगी तब मैं आपकी बातों को याद करते हुए आराम से मर सकूंगा। वह अपनी ऊंची पूरी काया में डगमगाते व हिलते हुए कमरे से बाहर गिरते पड़ते चला गया। हे ईश्वर, रक्षा करो। एक लंबी चुप्पी के बाद होम्स बोले, क्यों नसीब इन गरीबों बेसहारा लोगों के साथ ऐसे ही खेल खेलती है। मैंने इसके पहले कभी इस प्रकार के केस के बारे में नहीं सुना होगा, और बैक्स्टर के कहे अनुसार वहाँ किंतु भगवान की कृपा से शर्लक होम्स आगे बढ़ता जाता है। जेम्स मैकार्थी को होम्स के द्वारा उपस्थित कई आपत्तियों के मद्देनज़र जो प्रतिवादी वकील को उन्होंने दिए थे, न्यायविदों ने बाइज्जत रिहा कर दिया। बूढ़ा टर्नर हमारी मुलाकात के बाद 7 महीनों तक जिंदा रहा। अब वह मर चुका है, और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि दोनों बेटे और बेटी दोनों विवाह कर बिना अपने काले भूतकाल के काले बादलों को जाने सुख से जीवन बसर कर रहे होंगे। तो मित्रों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं, और मैं लेकर आऊँगी आपके लिए जल्द ही शर्लॉक होम्स की एक और जासूसी कहानी। तब तक जुड़े रहिए।